मेरे मित्रों, मैं वीरेंद्र गिरी आज क्लास 10 विषय जीव विज्ञान में पहला पाठ है जैव पराक्रम में पोषण। आज हम इस पर अध्ययन करेंगे और मेरी कोशिश यही है कि सरल से सरल भाषा में आप तक विज्ञान पहुंचाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय कुछ ऐसा समस्या खड़ी हुई है जिससे हम अपनी नियमित क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो आइए हम कुछ आज जैव पराक्रम पर कुछ सीखते हैं और हमें जैसा भी हो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में सबसे पहले जैव पराक्रम की परिभाषा, उसके बाद में उपापचयी क्रिया क्या है, अपचयी क्रिया क्या है, मानव में अंग तंत्र क्या होते हैं, पोषण क्या है और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो हम समय गंवाए बिना सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं। जैव पराक्रम किसे कहते हैं? जैव का मतलब होता है वह संसार में समस्त जीवित जीवधारी, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। और पराक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, कि जीवित जीवधारियों में उन्हें जीवित रहने के लिए कौन सी क्रिया करके अपने आप को संघर्षशील करते हुए जीवित बनाए रखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं, जानते हैं कि जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके उत्तर में आते हैं। तो उत्तर में आपको मिलेगा वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रोसेस जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उन्हें उपापचयी या जैविक क्रिया या जैविक प्रक्रिया अथवा जैव पराक्रम कहते हैं या कहलाती है। तो इनके उदाहरण, चूंकि हम मानव हैं, मानव में बहुत से ऐसे फंक्शन हैं और जिसको हम किताबों में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम उसके लिए अवेयर हो जाएं कि अगर हमें लाइफ में कभी जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए आपको बुखार आ गया। अब आप जानते हैं बुखार में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है 36.7 समथिंग होता है डिग्री सेल्सियस में होता है। फारेनहाइट में 36.7 होता है, डिग्री सेल्सियस में 98.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सामान्य स्तर है मानव शरीर गर्म होने का। लेकिन इससे ज्यादा जब होने लगता है तो हमें लगता है कि बुखार आ गया। तो हम अपने फंक्शंस के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए हमें बेसिक क्लासेस में ये हमें मिलते रहते हैं। तो अब हम बात करें जैव पराक्रम की। तो जैव पराक्रम में क्या है, वो फिर से मैं एक बार डिफिनेशन पढ़ दे रहा हूं आपके साथ में। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं या होते हैं, उन्हें उपापचयी जैविक क्रिया, जैविक प्रक्रियाएं अथवा जैव पराक्रम कहलाते हैं। यहां से मैं दिखा दूं आपको, ये जैविक उपापचयी, जैविक क्रिया, जैविक प्रक्रिया अथवा जैव पराक्रम एक ही शब्द है, एक ही डिफिनेशन में ये समाहित है। और इनके उदाहरण क्या है? जैसे पोषण, मानव में पोषण का मतलब क्या होता है? जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। श्वसन, हम सांस लेते हैं। उत्सर्जन, हम बचे हुए मल को जब त्याग करते हैं वो उत्सर्जन में आ जाता है अवशिष्ट पदार्थ भोजन लेने के बाद में। परिवहन, हमारे शरीर में रक्त का संचरण कैसे होता है, किस माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ये सभी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो अभी हम सेकेंड टॉपिक में क्या देखेंगे भैया? सेकेंड टॉपिक में देखेंगे कि अब सेकेंड टॉपिक में हम देखेंगे कि उपापचयी क्रिया क्या होती है, ये जैव पराक्रम कितने भागों में बटा होता है। हम सबसे पहले देखेंगे सेकेंड टॉपिक में ये जैव पराक्रम जो है वो कितने भागों में बटा होता है। तो जैव पराक्रम कितने भागों में बटा होता है? जैव पराक्रम जो है ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, समस्त क्रियाएं, ये समस्त लाइफ प्रोसेस, समस्त जैव पराक्रम, समस्त क्रियाएं या समस्त क्रियाएं 2 भागों में बटा होता है। ये क्रियाएं कहां की? मानव शरीर के अंदर समस्त क्रियाएं 2 भागों में
बांटा होता है, भागों में बटा होता है। कौन कौन सी? एक होता है उपापचयी क्रिया, एक होता है उपापचयी क्रिया, एक होता है अपचयी क्रिया। तो थोड़ा सा हम फिगरेटिव बताना चाह रहे हैं आपको, जिससे कि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि आपको फिगरेटिव थोड़ा पढ़ा दिया जाए, पिक्चराइजेशन करके पढ़ा दिया जाए, ग्राफिंग के मेथड से पढ़ा दिया जाए। ये जनरली कंपटीशन मेथड में बच्चे यूज करते हैं, उस मेथड से बता दिया जाए। तो पहला क्या है आपका? उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनाबोलिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनाबोलिक। एनाबोलिक रिएक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। एक दूसरा क्या होता है? अपचयी क्रिया होती है। इसको बोलते हैं क्या? कैटाबोलिक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। यानी जो जैव व्याकरण में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अपचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया, एक अपचयी क्रिया। तो उपापचयी में आपको अंग्रेजी में क्यों यहां लिख दे रहा हूं? क्योंकि जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो वहां किताबें लगभग आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलती है, अंग्रेजी में मिलती है। पर ये एनाबोलिक रिएक्शन लिखा है तो लिखा यही रहेगा, बस अंग्रेजी लिखने का तरीका बदल जाएगा, टॉपिक यही रहेगा। और अपचयी क्रिया में कैटाबोलिक रिएक्शन ही मिलेगा, बस अंग्रेजी में वर्ड चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उपापचयी क्रिया क्या होती है। ठीक है, हमारे शरीर में, मानव शरीर में समस्त क्रियाएं जो हैं वो दो भागों में बटी होती है, उपापचयी या अपचयी क्रिया। तो उपापचयी में क्या होते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं? बनना। मतलब ये क्या होते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कठोर जटिल कार्बनिक पदार्थ में बन जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण उपापचयी क्रिया है, ये क्यों और कैसे? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या है? उपापचयी क्रिया इस तरीके से, जैसे प्रकाश संश्लेषण होने में कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रकाश, जल और क्लोरोफिल यानी पौधे हों। इन तीनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तब जाकर के पौधों के लिए खाना बनता है, हमारे लिए ऑक्सीजन बनता है। यानी सरल सरल चीजें जब इकट्ठा होती हैं, जाके एक साथ में मिल जाती है, तो कठिन पदार्थ और प्रकाश संश्लेषण के रूप में निकल के आती है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? इसमें हम ये लिखेंगे कि समस्त, ठीक है, या सरल कार्बनिक पदार्थ का सरल सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। कार्बनिक पदार्थ में बनना। उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए, उदाहरण के रूप में लिख लीजिए। देखिए, हो सकता है कि यहाँ नीचे लिखने से वीडियो क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा हम इसको मिटा लेंगे और दोबारा हम नए सिरे से हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि समस्त क्रिया दो भागों में बटा है। तो चूंकि वीडियो नीचे नहीं कवर कर पा रहा है, तो हम ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं कि उपापचयी क्रिया क्या होता है।
तो हम उपापचयी क्रिया पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उपापचयी क्रिया पे क्या है, यहां पे मैंने लिखा है एनाबोलिक रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें इस क्रिया में होता क्या है, ठीक है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ में सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना या इसको बोलते हैं संश्लेषित होना। ये किताब की भाषा वर्ड संश्लेषित, बदलना अपने वर्ड में, संश्लेषित बदलना, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना उपापचयी क्रिया कहलाती है। उपापचयी क्रिया कहलाती उदाहरण क्या है देख लीजिए। उदाहरण आपका प्रकाश संश्लेषण। तो अभी हमने उपापचयी क्रिया में क्या देखा, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना उपापचयी क्रिया कहलाती है। उदाहरण में प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण को उपापचयी क्रिया में क्यों डाला गया? अगर हाई स्कूल के 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, अभी तक मैंने पूछा नहीं गया क्वेश्चन, हो सकता है अगर एग्जामिनर अच्छा पूछ ले उसके दिमाग में आ जाए, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया से संभव है? प्रकाश 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या अधिलघु उत्तरीय में आ जाए, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया से संभव है? ऑप्शन नंबर 1 उपापचयी क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 अपचयी क्रिया, ऑप्शन नंबर 3 तो अगर एग्जामिनर के दिमाग में आ गया कि हम चलो बच्चों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा उनका हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, नया क्वेश्चन बना के कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया से या किस क्रिया से संभव है। नंबर 1 श्वसन, नंबर 2 उत्सर्जन, नंबर 3 उपापचयी, नंबर 4 अपचयी क्रिया। तो अब बच्चा जानता ही नहीं, बच्चा तो ये जानता है कि प्रकाश संश्लेषण उसको तो टीचर प्रकाश संश्लेषण ही रटाते हैं क्योंकि हिट क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है। पर एग्जामिनर नया आ गया, उसने पूछ लिया, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आप इस पे टिक क्या करेंगे, उपापचयी क्रिया के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये हमने देखा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इसका उत्तर लिखने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट में क्या है हमारा, अपचयी क्रिया क्या है? क्या है अपचयी क्रियाएं क्या है? तो अपचयी क्रिया में क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा है। क्या है, उसमें कठोर पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलते हैं। अपचयी क्रिया क्या है बच्चों, मेरे भाइयों, अपचयी क्रिया क्या है? अपचयी क्रिया जो है, अपचयी क्रिया इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। अपचयी क्रिया क्या है? अपचयी क्रिया इसमें क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। हमारा इसका आंसर क्या मिलेगा? आंसर हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता
टूटता है। ठीक है, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में क्या है, श्वसन, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में श्वसन, उत्सर्जन। अब श्वसन उत्सर्जन कैसे है इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अपचयी क्रिया, अंग्रेजी में कैटाबोलिक रिएक्शन किसे कहते हैं। ये इस क्रिया में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, टूट जाता है। उदाहरण में मैंने आपके लिए लिखा है श्वसन उत्सर्जन। श्वसन ये क्यों अपचयी क्रिया है, इसलिए है क्योंकि श्वसन क्या होता है, इसमें हम O2 लेते हैं, O2 लेते हैं। ठीक है, O2 जब टूटता है तो ये क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, ये टूटता है तो कार्बन के रूप में हमसे बाहर, ये हमारे जब निश्वास करते हैं हम लोग, जब सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये निकल के बाहर कार्बन के रूप में बाहर निकल के आता है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन में क्या है, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वो हमारे पेटों में जाता है, जिसको हम पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया के माध्यम से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जो भी एनर्जेटिक जो भी मैटर है वो हमारे शरीर में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और यूज में आ जाती है। उसके बाद में जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो क्या है, मल के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि शरीर हमारा वो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को नहीं रोक सकता है, अगर रुक भी गया गलती से तो बीमारी आ जाएंगी। तो इस वजह से शरीर हमारे एक सिस्टम से वर्क करता है और क्या होता है, वो उसको बाहर कर देता है, हर हालत में कर देता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं नियमित समय पर, ये सब क्या है, ये उत्सर्जन के ही कार्य हैं। आगे हम इस पर विशेष डिस्कस करेंगे। अब हमें अगला टॉपिक क्या कवर करना है, हमें अगला टॉपिक कवर करना है कि मानव में अंग तंत्र कितने होते हैं। हमारे मनुष्यों में यानी जो हम लोग हैं, हमारे में कितने फंक्शन है, कितने बॉडी ऑफ पार्ट हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम सिस्टमेटिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ये चैप्टर में है और इसी को हमें फोकस करना है और एग्जाम में भी यही आता है। तो हम सबसे पहले देखते क्या है, मानव में कितने अंग होते हैं, मानव को कितने अंगों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ क्या हेडिंग क्या डाले, मानव अंग, मानव के मुख्य अंग तंत्र। नंबर एक में क्या है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। नंबर 2 हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। नंबर 3 परिसंचरण तंत्र। नंबर 4 परिसंचरण तंत्र। नंबर 5 क्या है, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। इस प्रकार हमारा शरीर प्रजनन या कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है जनन तंत्र, दोनों एक ही चीजें हैं। अब तो मानव के जो मुख्य अंग तंत्र क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, हमारी किताबों में टॉपिक टू टॉपिक दिया हुआ है, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं है, सब किताबों से है और सब पढ़ेंगे। इसमें मानव के मुख्य अंग तंत्र में क्या है, ये है नंबर 1 में आपका पाचन तंत्र, यानी जो हम खाते हैं पीते हैं उसको जो पाचन क्रिया होती है उसमें सारा अग्नाशय अमाशय ये सारे इसमें आ जाते हैं। श्वसन तंत्र जो होते हैं, जैसे ये जो हम सांस लेते हैं, जो जैसे यहाँ गले में ब्रोंकाइटिस होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। सांस लेना छोड़ना ये सब श्वसन तंत्र में आ जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त का परिवहन हमारे शरीर के अंदर है, ये आ जाता है। मैं एक जगह यहाँ पे 2 बार लिख दिया, यहाँ उत्सर्जन तंत्र हो गया,
उत्सर्जन तंत्र हो गया। यहाँ पे क्या है, उत्सर्जन जो भी हम खाते पीते हैं बचे हुए पदार्थ को इसको हम बाहर निकाल देते हैं। नंबर 5 में क्या है, प्रजनन तंत्र है या जनन तंत्र, यानी मनुष्य अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी समस्त जीव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसे वो प्रजनन तंत्र में आ जाता है। तो आज हम इतने टॉपिक को कवर किए हैं और आगे भी हम ऐसे टॉपिक को कवर करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अगर हम वीडियो बना भी देते हैं आप लोगों के लिए तो आप लोग सोचेंगे मास्टर क्या पढ़ाया है, तो ये सोचेंगे बहुत बड़ा वीडियो है, इसलिए हम भी चाह कर भी नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके हम ऐसे अध्ययन करते रहेंगे और आप हमें जरूर इस पे बताइए लिख करके कि हमें आपको सिखाने में कमी क्या रह गई है और मुझे और कैसे आपको अभी पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये जरूर हम बताएं। और मेरे सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों के बीच में ये पता चल जाए कि हाँ हम लोग भी क्लासेस चला रहे हैं और नियमित क्लासेस चला रहे हैं। जो भी डाउट क्लास है वो आप मुझसे बाय कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहां से भी आपके जितने भी क्वेरी आ रहे हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको लिखने की कला कैसे विकसित करना है, आपको शब्दों को कैसे याद रखना है, शब्दों को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से आपको बनाए रखना है, इन सभी चीजों को भी समय समय पर क्लास में हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे, जिससे बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला भी बच्चा भी 85 नंबर लाता है, जो सामान्य बच्चा है वो भी 50 लाता है। फिर क्या कमी रहेगी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे में? बस यही लेखन शैली जो है यही विशेष बनाती है बच्चों को। तो एक बार फिर मैं अपने सभी मित्रों, बंधुओं, भाइयों से अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप एक घंटी है उस पे वो बेल आइकन है उसी को आप दबा दीजिए, जिससे आपको पता चले कि हमारा वीडियो अब नया दूसरा आ गया है, और इसको शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।